ओके, चलिए शुरू करा जाए। ड्यूअल नेचर, मैटर एंड रेडिएशन, एडिशन एक्सरसाइज क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 is estimate the speed with which electron emitted from the heated emitter of an evacuated tube impinge on the collector maintain at the potential difference of 500 volt with respect to the emitter. Ignore the small initial speed of the electrons. The specific charge of the electron is given E by m equal to 1.76 into 10 power 11. तो ऐसा कहा है कि इलेक्ट्रॉन का कितना स्पीड होना चाहिए अगर कलेक्टर प्लेट का वोल्टेज है 500। तो हम यहां पे सिंपल फॉर्मूला यूज करेंगे, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू ए इंटू वी। क्या यूज करेंगे यहां पे? सिंपली काइनेटिक एनर्जी के इक्वल टू ए इंटू वी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू ए इंटू वी। तो योर वी इज इक्वल टू 2 ए बाई एम इंटू वी। एम नीचे आ गया, 2 ऊपर आ गया, एंड देन विल टेक अंडर रूट हियर। You have all the values given 2 into स्पेसिफिक चार्ज आपको दिया है E by m का वैल्यू है 1.76 into 10 power 11 and voltage applied is 500. चलो मैं डायरेक्ट आंसर लिखूंगा। ऑन सॉल्विंग दिस you are going to get the velocity equal to 1.3 into 10 power 7 मीटर पर सेकंड। दिस इज व्हाट यू विल गेट। इतना आपका आ जाएगा वेलोसिटी। ओके, चलो सेकेंड आंसर क्या फाइंड करना है आपको? यूज द सेम फॉर्मूला यू एम्प्लॉय ने टू ऑब्टेन द इलेक्ट्रॉन स्पीड फॉर द कलेक्टर ऑफ पोटेंशियल 10 मेगावाट। अगर आपका पोटेंशियल 10 मेगावाट है तो इलेक्ट्रॉन का स्पीड कितना आएगा? लेट्स फाइंड इट आउट। ओके, नाउ द वोल्टेज V इक्वल टू 10 मेगा, मेगा मींस 10 पावर 6। यू विल अप्लाई द सेम फॉर्मूला अगेन, वेलोसिटी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 E by m इंटू V। अब यहां पे आप ये वोल्टेज जब डालोगे तो योर आंसर वुड कम आउट टू बी 1.87 into 10 power 9। एंड इफ यू से दिस वैल्यू इज मोर देन द स्पीड ऑफ लाइट, ये वैल्यू लाइट के स्पीड से भी ज्यादा हो गया। इलेक्ट्रॉन का स्पीड लाइट से भी ज्यादा हो गया। और जब भी ऑब्जेक्ट का स्पीड लाइट के स्पीड को अप्रोच करता है, ऑब्जेक्ट का मास चेंज होता है। जब ऑब्जेक्ट का स्पीड लाइट के स्पीड को टच करता है तो ऑब्जेक्ट का मास चेंज होता है। दैट इज व्हाई टाइम ट्रैवल इज नॉट पॉसिबल प्रैक्टिकली, बिकॉज इफ यू वांट टू डू टाइम ट्रैवल यू हैव टू ट्रैवल एट अ स्पीड मोर देन द स्पीड ऑफ लाइट। एंड व्हेन समथिंग स्टार्ट ट्रैवलिंग एट और नियर और मोर देन स्पीड ऑफ लाइट, द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट विल चेंज। और यहां पे आपको वेलोसिटी का रिड्यूस फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, रिड्यूस मास यूज करना पड़ेगा आपको। आपके मास का फॉर्मूला हो जाता है mO डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला। सी व्हेन द ऑब्जेक्ट स्टार्ट ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ लाइट तो वी और सी कैसा हो जाएगा? सेम। अगर ऑब्जेक्ट का स्पीड लाइट के स्पीड जितना हो गया तो वी और सी कैसा हो जाएगा? सेम। वी बाई सी 1 हो जाएगा, 1 माइनस 1 0, किसी भी नंबर के नीचे 0, मास क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। यहां तो स्पीड लाइट के स्पीड से भी ज्यादा है, मतलब ये v बाई सी का वैल्यू मोर देन 1 है, तो आपका डिनोमिनेटर नेगेटिव हो जाएगा, मतलब ये पॉसिबल नहीं है। राइट, सो वी कैन पुट अ सिंपल स्टेटमेंट हियर, दिस स्पीड इज ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ लाइट विच इज नॉट पॉसिबल as v is approaches the c, then mass will change, so this is not possible, ये हो नहीं सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ एडिशनल, लेट्स सी। जो एंट्रेंस वाले बच्चे क्लास में नहीं थे, अगर एडिशनल भी सारे समझ लोगे तो आपका पूरा चैप्टर हो जाएगा। राइट, सो अटेंशन। सेकेंड क्वेश्चन, लेट्स सी, एंड योर क्वेश्चन इज a monoenergetic electron beam with electron speed, electron का speed दिया है आपको 5.2 into 10 power 6 मीटर पर सेकंड। so the speed of electron 5.2 into 10 power 6, it is subjected to the magnetic field। चलो magnetic field का फॉर्मूला होता है B, नोटेशन होता है B, और magnetic field है 1.3 into 10 power minus 4 टेस्ला। what is the radius of the circle it traces? रेडियस ऑफ सर्कल कौन सा चैप्टर का कंसेप्ट है? चैप्टर नंबर 4। क्या फॉर्मूला होता है? mv स्क्वायर बाय r, सेंट्रीपेटल फोर्स इक्वल टू qvb। चैप्टर नंबर 4।
आपको रेडियस फाइंड करना है, अभी भी कैंसल, आर आ जाएगा आपका एम वी बाई क्यू बी। एम क्या हो जाएगा, पार्टिकल कौन सा, इलेक्ट्रॉन है, यू पुट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, गिवन मैग्नेटिक फील्ड। सॉल्व करने पे आपको सर्कल का रेडियस मिलने वाला है 22.7 सेंटीमीटर और 0.227 मीटर। So you will get the radius equal to 22.7 centimeter. Okay, what else you want to find? Second part is the formula you employ is valid for the electron circulating in the radius of the path of 20 MeV electron beam. Is the formula you employ, but this formula is valid for calculating the radius of the path of electron जिसका एनर्जी कितना है, 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अगर इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेटिंग वोल्टेज या एनर्जी 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो क्या आप इस फॉर्मूला से वो इलेक्ट्रॉन के सर्कल का रेडियस फाइंड कर सकते हो? सो लेट्स फाइंड आउट फर्स्ट कि अगर इतना एनर्जी है तो इलेक्ट्रॉन के पास वेलोसिटी क्या होगा, पहले ये फाइंड कर लो। सो वी राइट हियर इज द फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट, इफ एनर्जी इज इक्वल टू 20 MeV, तो पहले तो हम इसका स्पीड फाइंड कर लेंगे। वी राइट हियर हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट कन्वर्ट हो गया जूल में, 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया जूल में। इसको सॉल्व करने पे इलेक्ट्रॉन का स्पीड, इसको सॉल्व, केसर वानी क्या है, ही लगा रखा है, हाँ लिखना है होमवर्क में पूरा एक्सरसाइज 2-3 बार। तुषार, इफ आई कैन नॉट सी यू, यू कैन नॉट सी मी, लाइट ट्रैवल इन स्ट्रेट पाथ। बेटा बाहर कर दूंगा क्लास, क्या घर भेज दूंगा, जान रहे। चलो यहां पे इलेक्ट्रॉन का स्पीड आने वाला है करीब, इलेक्ट्रॉन का स्पीड आ रहा है कुछ 2.67 इंटू 10 पावर 9। सॉल्व करने पे आएगा 2.67 इंटू 10 पावर 9। अगेन द सेम प्रॉब्लम, दिस स्पीड इज मोर देन स्पीड ऑफ लाइट। अब यहाँ पे कोई और फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते बिकॉज ये क्या हो गया, मोर देन स्पीड ऑफ लाइट हो गया। मतलब यहाँ तो इलेक्ट्रॉन का मास ही चेंज हो जाएगा, तो ये वाला फॉर्मूला आप यूज नहीं कर सकते बिकॉज इस फॉर्मूला में इलेक्ट्रॉन का मास कांस्टेंट होता है और स्पीड इतना बढ़ चुका है यहाँ पे, लाइट के स्पीड से भी आगे निकल गया, मतलब यहाँ तो इलेक्ट्रॉन का मास ही चेंज हो जाएगा। सो हियर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन विल चेंज, मास ऑफ सॉरी वेलोसिटी, अरे हियर द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन विल चेंज, so we cannot use any formula, hence R equal to mv by qb cannot be applied here, this cannot be applied। Okay, next, what is the next one, let's see, number 22, and your question is electron gun with its collector potential of 100 volt fires out electron in a spherical bulb which contains the hydrogen gas, bulb के अंदर गैस है, at a very low pressure। apply the magnetic field 2.83 into 10 power minus 4 Tesla। this magnetic field curves the path of electron in circular orbit of radius 12 centimeter। So what is given? You have the accelerating voltage 100, accelerating voltage you have 100, you have the applied magnetic field 2.83 into 10 power minus 4 Tesla and the radius of the orbit, क्योंकि जैसे मैग्नेटिक फील्ड लगेगा electron experience force and electron will start revolving in the circle and the radius of the circle is given 12 centimeter, that is 0.12 meter। Okay, you want to find the ratio of E by M, so we'll use the same formula। we require centripetal force, mv square by r equal to qvb, mv square by r equal to qvb, right? Do we have the velocity of electron in the question? Do we have the velocity of electron? No, this is the voltage। so can we find the velocity here? Can you find the velocity here? How can you find the velocity? How can you find the velocity? half mv square equal to q into v, half mv square equal to q into v,
एनर्जी इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ एक्सेलरेटिंग वोल्टेज. सो एनर्जी क्या होता है, Q इंटू वी, दैट इज इक्वल टू हाफ एम स्क्वायर. तो वहां से सबसे पहले इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी फाइंड करोगे बाय पुटिंग ऑल द वैल्यू 2qv by m का अंडर रूट. You put all the values for electron, and on solving this, you will get the velocity of electron 5.93 into 10 power 6. So you got the velocity of electron. Now you want to find the charge by mass ratio. Okay, now come to this formula, use it. V would be cancel. आपको फाइंड करना है चार्ज बाय मास. मास को नीचे ले लो, B यहां पे आ जाएगा. You will get V by RB. V divided by RB equal to Q by M. You put all the values. सारे वैल्यू डाल दो यहाँ पे. वेलोसिटी आपने फाइंड करा है, रेडियस इज गिवन, मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन. So when you put all the values, you will get your answer of V by RB equal to 1.74 into 10 power 11 coulomb per kg. This is the value of Q by M. Okay, is it clear? Same question चल रहे सारे. Next question. Number 23. And your question is, an X-ray produce a continuous spectrum of radiation with its short wavelength end at 0.45 angstrom. तो आपको एक्सरे का वेवलेंथ दिया है लैम्बडा इक्वल टू 0.45 angstrom. What is the maximum energy? एनर्जी फाइंड करनी है. एनर्जी क्या होती है, hc by lambda. X-rays are the waves. Energy of wave hc by lambda. You just solve it. सॉल्व करने पे आपको एक्सरे का एनर्जी मिल जाएगा. You put the values 27.6 keV. यहाँ पे आंसर किस में आएगा, जूल में. इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर चाहे तो नीचे क्या डिवाइड करेंगे, E. तो आंसर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट. इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आपका आंसर आने वाला है 27.6 इंटू 10 पावर 3. ये सारे सिंपल कैलकुलेशन है, आप खुद कर सकते हो. विल नॉट वेस्ट एनी टाइम ऑन दिस. किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट. This is the energy of the X-ray. What next you want to find from your answer to A? Guess that order of the accelerating voltage required in such a tube. Right? तो अगर इतना एनर्जी है तो इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेटिंग वोल्टेज का, वैसे नॉर्मली क्या होता है, एटम्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, राइट, जब हाई एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन आके इनके साथ टकराते हैं तो इनको यहां से नॉकडाउन कर लेते हैं और जो एनर्जी है वो रिलीज होती है इन फॉर्म ऑफ एक्सरे. ये टॉपिक था पहले, पर ये टॉपिक अब निकल चुका है. तो इन शॉर्ट जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन का होता है वही एनर्जी एक्सरे में आता है. सो बेस्ड ऑन द टॉपिक यू कैन राइट कि जो एनर्जी है दैट एनर्जी इक्वल टू A इंटू वी. जो एनर्जी है वो क्या होना चाहिए, A इंटू वी. द वैल्यू ऑफ एनर्जी 27.6 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दैट इज इक्वल टू A इंटू वी. A कैंसल. सो एक्सेलरेटिंग वोल्टेज कितना लगाना पड़ेगा आपको, 27.6 किलो वोल्ट, 27,600 वोल्ट. इतना वोल्टेज आपको लगाना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन को, तब जाके ये वेवलेंथ वाला एक्सरे निकलेगा. तो इन शॉर्ट जो एनर्जी आई थी फोटोन की, वही एनर्जी किसके पास होगी, पहले इलेक्ट्रॉन के पास होगी, और इलेक्ट्रॉन जब टकराया एक्सरे निकला, सारी एनर्जी किसके पास गई, एक्सरे के पास गई. यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन. ऐसा सेम क्वेश्चन आपने स्टार्टिंग में किया था एक्सरसाइज में, एक्सरे का क्वेश्चन. ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. कितना बड़ा क्वेश्चन है ये, ओहो. ओके नेक्स्ट. काम का कुछ होगा नहीं इसमें ज्यादा. ओके, लेट्स रीड द क्वेश्चन. तू कहां फ्लोट हो रहा है वो, बाबरे. क्या बाकी है, बाद में करेंगे. इतना बड़ा क्वेश्चन लेके आए, पहले ये तो सॉल्व करें. चलो
सो नेक्स्ट क्वेश्चन 24 बाकी रह गया, पहले 25 देख लेते हैं. The question is estimate the following two numbers. Should be interesting. The first number will tell you why the radio engineers do not need to worry much about the photons. The second number tell you why your eye never count photons even in barely detectable light. 9%. The number of photons emitted per second by a medium wave transmitter of 10 kilowatt power एंड द वेवलेंथ इज गिवन. तो आपने बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करे हैं. पावर इज इक्वल टू एनर्जी बाय टाइम. एक फोटोन का एनर्जी अगर ई है तो एन फोटोन का एनर्जी क्या हो जाएगा, एन इंटू ई. आपको दिया वेवलेंथ, तो एनर्जी क्या लिखेंगे, एच सी बाई लेमडा डिवाइड बाई टाइम टी. पावर दिया है आपको 10 किलोवाट, 10,000 वॉट. नंबर ऑफ फोटोन फाइंड करेंगे. H इंटू सी का वैल्यू कितना याद रखा था कल, 19.87 इंटू 10 पावर माइनस 26 एंड लेमडा गिवन इज 500. सो नंबर ऑफ फोटॉन्स ऑन सॉल्विंग दिस, नंबर ऑफ फोटॉन विल कम आउट टू बी, नंबर ऑफ फोटॉन आ जाएंगे आपके पास 2.51 इंटू 10 पावर 31. कितने फोटोन आएंगे एक सेकंड में, 2.51 इंटू 10 पावर 31. ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन थे एक्सरसाइज में, राइट. नंबर ऑफ फोटोन पावर वाले क्वेश्चन. इतने फोटोन आएंगे, तो इतने सारे नंबर में फोटोन है, तो जो रेडियो इंजीनियर है उनको कोई चिंता नहीं करनी है कितने फोटोन आ रहे कितने फोटोन जा रहे हैं, क्योंकि इतने सारे फोटोन आ रहे हैं. थोड़े बहुत आए जाए उससे कोई फर्क पड़ना नहीं है, बिकॉज इट्स अ वेरी ह्यूज नंबर. सेकंड क्या फाइंड करना है आपको, द नंबर ऑफ फोटोन एंटरिंग द प्यूपिल ऑफ अवर आई पर सेकंड कोरेस्पॉन्ड टू minimum intensity of the light the human can perceive of their intensity. Intensity I दिया है आपको 10 power minus 10 watt per meter square. Take the area of the pupil to be about 0.4 centimeter square and the frequency of the light is about 6 into 10 power 14. तो इतना डीम लाइट है, कितना डीम है, 10 पावर माइनस 10 वॉट पर मीटर स्क्वायर. इतना डीम लाइट है, आपको फाइंड करना है फोटोन कितने आ रहे हैं. तो इंटेंसिटी में लिखा ही है वॉट पर मीटर स्क्वायर. तो इंटेंसिटी क्या होता है, पावर डिवाइड बाय एरिया. हमने कल भी ये क्वेश्चन किए थे. एक फोटोन का एनर्जी अगर एन है तो ई है, तो टोटल एनर्जी कितना, पावर क्या लिखेंगे, एनर्जी बाय टाइम डिवाइड बाय एरिया इज 10 पावर माइनस 10. लेट्स सिंपलीफाई फर्दर. एनर्जी ऑफ एक फोटोन, यहां पे आपको क्या दिया है, यहां पे आपको दिया है, देखो फ्रीक्वेंसी दिया है, क्या दिया है आपको, फ्रीक्वेंसी. तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, HF. तो एक फोटोन का HF, तो n फोटोन का क्या हो जाएगा, NHF डिवाइड बाय टाइम t ऑन एरिया दैट इज इक्वल टू 10 पावर माइनस 10. आपको n फाइंड करना है, तो n इज इक्वल टू 10 पावर माइनस 10 इंटू t इंटू a डिवाइड बाय h इंटू f. 10 पावर माइनस 10, टाइम रखो एक सेकंड का. एरिया दिया है 0.4 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा 10 पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर. H का वैल्यू 6.6 इंटू 10 पावर माइनस 34 एंड द फ्रीक्वेंसी गिवन इज 6 इंटू 10 पावर 14. इसको सॉल्व करने पे आपके नंबर ऑफ फोटॉन्स आएंगे 1.2 इंटू 10 पावर 4 फोटॉन्स. कितना आ रहा है, 1.2 इंटू 10 पावर 4. तो इतने सारे फोटोन आ रहे हैं एक सेकंड में. तो इसीलिए आपकी आंखें किसी भी एक फोटोन को इंडिविजुअल डिटेक्ट नहीं कर पाएगी. आपकी आंखें इंडिविजुअल फोटोन डिटेक्ट नहीं कर पाएगी, क्योंकि बहुत सारे फोटॉन्स एक साथ में आ रहे हैं. तो इंडिविजुअली कोई फोटोन डिटेक्ट होने वाला नहीं है, राइट. तो यहाँ पे आपने पावर से नंबर ऑफ फोटोन फाइंड करें, यहाँ इंटेंसिटी से फाइंड करें. इंटेंसिटी इज जस्ट पावर बाय एरिया. पावर क्या हो जाएगा, एनर्जी बाय टाइम. एनर्जी क्या लेंगे, NHF. वेवलेंथ दिया है तो NHC बाय लैम्डा. ओके नेक्स्ट. ट्वेंटी 24 बाकी रह गया ऐसा. ओके लेट्स डू 24. And the 24th number question is, in an accelerator experiment on high energy collision of electron with positron, a certain event is interpreted as annihilation of an electron positron pair of total energy. बस ये काम का पॉइंट है. टोटल एनर्जी इज 10.2
billion electron volt into 2 gamma rays of equal energy. Then what is the wavelength associated with the gamma ray? तो गामा रे का वेवलेंथ, गामा इज रेडिएशन, या द एनर्जी. तो दो गामा रे मिला के एनर्जी कितना है 10.2 BeV. तो एक गामा रे का एनर्जी क्या हो जाएगा 10.2 डिवाइड बाई 2, बिलियन इज 10 पावर 9, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 जूल. दो गामा को मिला के इतना एनर्जी है 10.2 BeV. 2 गामा हैव 10.2 BeV एनर्जी. So one gamma particle has, चलिए आगे आपका 5.1 इंटू 1.6 कितना होगा 5.1 इंटू 1.6 8.16. 8.16. चलो आगे एनर्जी. व्हाट इज एनर्जी? hc बाई लैम्बडा. एनर्जी क्या रखोगे hc बाई लैम्बडा, बिकॉज आपको फाइंड क्या करना है वेवलेंथ. चलो इसको आराम से सॉल्व करना घर पे जाके. आंसर वुड कम आउट टू बी 2.43 इंटू 10 पावर माइनस 16. दिस विल बी योर आंसर. ओके, तो सिंपल है, एक का एनर्जी फाइंड करके hc बाई लैम्बडा करना है आपको जूल में. नेक्स्ट. Okay. 25th is done. Let's do 26. Okay, the question is UV light of wavelength lambda is given 2271 Armstrong, 10 power minus 10 meter. From 100 watt mercury lamp, power is given 100 watt. Irradiate the photocell. अब आया photoelectric effect made of the molybdenum metal. If the stopping potential is VO, माइनस लिखा, हम प्लस में ही लेते हैं वैल्यू 1.3 वोल्ट. स्टॉपिंग पोटेंशियल इज 1.3 वोल्ट. Estimate the work function of the metal phi. How would the photocell respond to the high intensity red light of this wavelength produced by a helium neon laser? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है 4 मार्क में. तो ये हो गया इंसिडेंट लाइट का वेवलेंथ, पावर, स्टॉपिंग पोटेंशियल, फाई फाइंड करना है. विल यूज द लॉजिक ऑफ photoelectric effect, and for the photoelectric effect we have incident energy is equal to phi plus k max. बेसिक फॉर्मूला. आपको दिया है वेवलेंथ दे दिया है, तो एनर्जी क्या करेंगे hc बाई लैम्बडा. फाई प्लस स्टॉपिंग पोटेंशियल दिया है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या करेंगे a इंटू वी. चलो सारे वैल्यू आप डाल दोगे. hc कांस्टेंट है, लैम्बडा इज गिवन, स्टॉपिंग पोटेंशियल इज गिवन. इसको सॉल्व करने पे मैं बता देता हूं आपका वर्क फंक्शन फाई आने वाला है. ओके, डायरेक्टली आंसर आएगा 6.678 इंटू 10 पावर माइनस 9. फाई वुड बी 6.678 इंटू 10 पावर माइनस 19 जूल. इसको अगर आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करते हो, चलो इफ यू कन्वर्ट दिस टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वन 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 से डिवाइड करोगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर आएगा 4.2 eV. इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा ये 4.2 eV. ऐसे सारे क्वेश्चन कैलकुलेशन सब हम कर चुके हैं ऑलरेडी, राइट. तो अभी फटाफट सॉल्व करेंगे इसको. अब ये कहा है कि इफ यू हैव द लाइट ऑफ दिस वेवलेंथ, कैन यू हैव अ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट. सो लेट्स फाइंड आउट द एनर्जी विद दिस लाइट. अगर इसकी एनर्जी 5 से ज्यादा होगी तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को इंटेंसिटी से कोई लेना देना नहीं है. इंटेंसिटी कितना भी कम हो, कितना भी ज्यादा हो, डजंट मैटर. द इंपॉर्टेंट थिंग इज द एनर्जी ऑफ ईच फोटोन. इफ दिस एनर्जी इज मोर देन 5, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विल टेक प्लेस. इफ एनर्जी इज लेस देन 5, इंटेंसिटी कितना भी लगा लो, इलेक्ट्रॉन निकलते नहीं है. तो वी फाइंड द एनर्जी विथ दिस 6328 एंगस्ट्रॉम. एनर्जी ऑफ photon having
lambda equal to 6328 into 10 power minus 10 meter. We use the formula of energy of photon hc by lambda. इलेक्ट्रॉन वोल्ट में फाइंड करेंगे, ए नीचे डिवाइड कर दिया. On solving this you will get is 1.96 eV. ये आंसर आएगा आपका 1.96 eV. What was the work function? 4.2 eV. What is the energy of the photon? Only 1.96. Intensity कितना भी लगा दो, intensity more means more number of photons, but there will be no change in the energy of photon. Intensity ज्यादा करोगे तो photon ज्यादा निकलेंगे, but energy में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है. So here A is less than 5. That means no emission will take place at any high intensity. No emission will take place for any high intensity. Intensity बहुत ज्यादा है पर कोई काम का नहीं है. Do you understand the question? Do you understand the question, everyone? Yes or no? Yes or no? Yes. जिंदा हो? नहीं ना, मर जाओ तो मर जाओ, तुम्हारे घर पे खबर पहुंचा दूंगा मैं, मैसेज डाल दूंगा ग्रुप में, आके ले जाओ. चलो, लाइफ इज सो अनप्रिडिक्टेबल. अभी हमारी सोसाइटी में जो सेक्रेटरी थे, प्रमुख थे, ही वॉज ओनली ऑफ 42 years और गाड़ी से गिर गए. वो अपने बच्चे को लेने गए थे कहीं पे ट्यूशन, तो गाड़ी से गिर गए. वो गाड़ी से गिरे तो उनको कुछ शोल्डर के ऊपर चोट लगी, तो घर पे आए. उसके बाद उनको वो एक्चुअली अपना हाथ उठा ही नहीं पाए घर पे आने के बाद. तो हॉस्पिटल में जाके उन्होंने दिखाया तो डॉक्टर ने कहा कि एक नस दब गई है पीछे, तो ऑपरेशन करना पड़ेगा. वो एडमिट हुए, ऑपरेशन किया, राइट, हॉस्पिटल में ही थे. दूसरे दिन तो उनका हाथ भी थोड़ा थोड़ा ऊपर होने लगा. डिस्चार्ज होने के टाइम पे उन्होंने डॉक्टर को कहा कि मुझे थोड़ा सा यहाँ पे ना सिर में ऐसा लग रहा है कि कुछ है. तो डॉक्टर ने वापस MRI किया तो पता चला कि यहाँ पे गांठ हो रही है. डॉक्टर ने कहा वापस सर्जरी करेंगे. सर्जरी करी, उठे ही नहीं, डेड. It was so shocking for everyone in society कि ये इंसान के साथ ऐसा हो सकता है. He was only of 42 years. और अगर आप रिसेंट टाइम में देखोगे ना तो ये 40-50 की उम्र में लोग बहुत ज्यादा एक्सपायर हो रहे हैं. अब रिसेंट टाइम में देखना तो ये कम उम्र में लोग बहुत ज्यादा एक्सपायर हो रहे हैं. नो वन वॉज बिलीविंग कि ऐसा इनके साथ हो सकता है. खाली क्या हुआ, गिरे गाड़ी से बस एंड एक्सपायर्ड. अब ऐसा कह रहा है कि डॉक्टर ने कुछ गलती कर दी थी ऑपरेशन में. नो वन नोस क्या हुआ अंदर तो. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. ओके, सी नेक्स्ट वन. सो जब मैंने उनके ये जो इवेंट मैंने जब देखी ना, देन आई रियलाइज कि किसी भी चीज का अहंकार करना अच्छी बात नहीं है. नेवर नोस के नेक्स्ट मोमेंट यू विल बी देयर और नॉट. We always live for our future. We always live for our future. We don't enjoy the present. हम हमेशा अपने फ्यूचर के बारे में जीते हैं कि आगे जाके मेरे पास ये घर होगा, आगे जाके मेरे पास गाड़ी होगी, आगे जाके मेरे पास इतना पैसा होगा. आगे जाओगे तो होगा ना, आगे जाओगे ही नहीं तो क्या, फिनिश्ड. मुझे एक स्कैम मूवी का जो एक सॉन्ग था ना, मत कर माया को अहंकार, इट इज द ग्रेटेस्ट ऑफ द ग्रेट लिरिक्स. जो सुना है किसी ने वो गाना, लिरिक्स वाज मत कर माया का अहंकार. माया मतलब पैसे का, मत कर काया का अभिमान, काया मतलब बॉडी, काया काज से काची, काया काज से काची. ठीक है, तो लिरिक्स में जिन घर झूलता हाथी, झूलता हाथी मतलब जिन घर बहुत पैसे है, मतलब जिनके घर पे हाथी झूलते इतने पैसे है. जिन घर झूलता हाथी उन घर दिया ना बाटी. उनके घर पे दिया और बाटी भी नहीं बचा, ऐसी हालत हो गया, ऐसा समय पलटा. So just live in present. We never knows what is the next moment. Okay. चलो, so
Let's come back to this topic. See, you have to live for the future. तुम तो जाने ही वाले एग्जाम देने. I am talking on a large scale. I am not talking about the very near future जो 3 महीने में होने ही वाला है. I'm not talking about. I am talking about the large future. थोड़ा लॉन्ग फ्यूचर जो हम प्लान करते हैं ना कि 10 साल के बाद लोग अपना रिटायरमेंट प्लान करते हैं. लोग अपने रिटायरमेंट के लिए अभी से इतने पैसे बचाते हैं और अभी नहीं यूज करते हैं और ऐसा सोचते हैं कि अभी बचाओ आगे जाके यूज करें. आगे बॉडी में क्या हो गया तुम्हें क्या पता. पैरालिसिस हो गया तो क्या करोगे. चलो एनीवेज ओके. इसमें वापस ऐसा भी है जी गए तो मर गए तो अच्छी बात है. जी गए तो क्या होगा. देखो मुझे इतना पता चलता है कि इंसान जो कमाता है ना उसका 5% भी खुद यूज नहीं करता है. वो बाकियों में ही चला जाता है. तुम अपने पेरेंट्स का ही सोच लो, अपने पापा का ही सोच लो. इतना कमाता है किसके लिए. खुद के लिए कितना खर्चा करते हैं वो कभी सोचो. जितना वो कमाते हैं उसमें से खुद के लिए कितना खर्चा करते हैं पर्सनली. वो ना के बराबर. वो तुम्हारे पीछे इन्वेस्ट कर रहे हैं, कहीं सेविंग कर रहे हैं. सेविंग किसके लिए कर रहे हैं. अगेन फॉर यू. तो ऐसा ही होता है हर एक पेरेंट्स का, अच्छे पेरेंट्स का, कि वो अपने लिए कुछ यूज नहीं करते ज्यादा क्योंकि बेचारे को टाइम ही नहीं मिलता है मेरे जैसे लोग. चलो मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन. मुझे भी कहाँ समय मिलता है. मैं सुबह 7 बजे का निकला हूं घर से. ये रात को देखो 7:30 हो गए. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन. गेट बैक टू द टॉपिक नाउ. क्वेश्चन नंबर 27. We still have 10 questions to do today within half an hour. Question is the monochromatic radiation of the wavelength. चलो आपको दिया बेटा wavelength 640 nano 10⁻⁻9 meter from a neon lamp which irradiate photosensitive material of cesium on tungsten. The stopping voltage, चलो stopping voltage दिया है 0.54. बेटा आगे वाले क्वेश्चन में स्टॉपिंग वोल्टेज नेगेटिव का गलती से भी फॉर्मूला में नेगेटिव रखोगे तो आंसर नहीं आएगा. फॉर्मूला में आपको पॉजिटिव ही रखना है क्योंकि एज पर द लॉजिक वो आपको कलेक्टर प्लेट नेगेटिव ही करना पड़ेगा तो ही वो इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा. सो वोल्टेज तो नेगेटिव ही होना है बट हमें फॉर्मूला में खाली वैल्यू डालना होता है. राइट ओके. सो 0.54 वोल्ट आप में स्टॉपिंग पोटेंशियल मिला आपको. द सोर्स इज रिप्लेस बाय एन आयरन सोर्स एंड इट्स 427 नैनोमीटर लाइन irradiate the same photocell. What is the stopping potential? सबसे मस्त क्वेश्चन है कि जब वेवलेंथ ये था तो स्टॉपिंग पोटेंशियल ये था. अब आपने वेवलेंथ चेंज करके कितना करा 427.2 नैनोमीटर किया. तो अब बताओ स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना होगा. समझे. जब ये सोर्स था लाइट का तो स्टॉपिंग पोटेंशियल ये आया. जब लाइट का सोर्स चेंज हुआ तो बताओ स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा. सो हम क्या करेंगे इसके लिए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. Incident radiation hc by lambda is equal to 5 plus EVO1. use lambda 1 here. सिंपल फॉर्मूला है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का. चलो फिर इसके लिए यूज करो hc by lambda 2 is equal to 5 plus EVO2. 5 plus EVO2. We don't want to find the stopping. We don't want to find the work function here. Directly subtract both of them. On subtracting both the equation, the 5 would be cancelled. On subtracting both the equation, this 5 is cancelled. Subtract करो दोनों को. दोनों में से hc कॉमन. You get 1 by lambda 1 minus 1 by lambda 2. hc common 1 by lambda 1 minus 1 by lambda 2 here. E common VO1 minus VO2. Take LCM here. hc lambda 2 minus lambda 1 divided by lambda 2 into lambda 1 is equal to A into VO1 minus VO2. Now let's see what data are available. H constant, C constant, lambda 1, lambda 2 are given. Wavelengths are given here. VO1 is given, A is constant. On solving, you will get the stopping potential for the second surface. Question number 27, your answer would be 1.51. So VO2 would come out to be 1.51
वॉल्ट। बेटा मरने की बात करें, तुम तो अभी से चालू हो गए, अभी से टाइम है तुम्हारा, बहुत टाइम बाकी है। ओके, सो इट्स 1.51 वॉल्ट। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है आपको, दो अलग अलग वेवलेंथ दिए हैं, एक वेवलेंथ का स्टॉपिंग पोटेंशियल दिया है, दूसरे का आपको फाइंड करना है। पहले वाले के लिए फॉर्मूला अप्लाई करो, एच सी बाई लेमडा इक्वल टू 5 प्लस EV1, दूसरे के लिए एच सी बाई लेमडा 2 इक्वल टू 5 प्लस EV2। 5 का कोई काम नहीं है, दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करो, 5 वुड बी कैंसल and you will get the relation and then you can put the value and solve it. Get it? Next question is, ओ बाप रे, ये क्या है, हो गया, इतना बड़ा सा क्वेश्चन ही है, आ भी नहीं रहा एक स्लाइड के ऊपर, तो कोई नहीं। क्वेश्चन इज, दिखे तो ठीक है, ना दिखे तो कोई बात नहीं। मर्क्यूरी लैम्प इज अ कन्वीनियंट सोर्स फॉर स्टडीइंग फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन सिंस इट गिव्स। ओके, 4 वेवलेंथ दिया, एक यू आर गिवन 4 वेवलेंथ्स, 1 2 3 एंड 4 5, 5 वेवलेंथ है, और पांचों के लिए आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल दिया है। 5 वेवलेंथ है, पांचों के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल आपको दिया है। करना क्या है, डिटरमिन द वैल्यू ऑफ प्लांक कांस्टेंट H एंड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड वर्क फंक्शन। ओहो, एक्सपेरिमेंट ऑफ दिस काइंड एंड छोड़ो इसको, कोई काम नहीं है। आपको फाइंड क्या करना है, आपको प्लांक कांस्टेंट निकालना है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकालना है और वर्क फंक्शन निकालना है। बेटा सुन ध्यान से। So question में आपके पास है wavelength and stopping potential. Attention everyone. See what we are going to do here. So we have the relation hc by lambda is equal to, work function निकालना है ना आपको, threshold frequency work function दोनों चाहिए। ओके, so hc by lambda is equal to 5 plus kV, k की जगह क्या लिखेंगे, EVO, basic formula of photoelectric effect, incident energy equal to 5 plus EVO. Right, so I can write here 1 by lambda is equal to 5 by hc plus E by hc into VO. We can have it like this, 1 by lambda is equal to 5 by hc plus E by hc into VO. Why I did this? Because I am going to plot the graph, क्योंकि 5 डेटा दिया है आपको, तो किसी भी 2 डेटा की मदद से आप आंसर नहीं लिख सकते हो इसमें, पहली बात तो, राइट। तो व्हाट यू हैव टू डू हियर, यू हैव टू प्लॉट द ग्राफ y इक्वल टू, द ग्राफ वुड बी y इक्वल टू mx प्लस c। तो हम यहां पे ग्राफ प्लॉट नहीं करेंगे, मैं आपको खाली बताऊंगा ग्राफ प्लॉट कैसे करना है आपको। सो विल जस्ट प्लॉट द ग्राफ, नीचे घूम, चल ऊपर। ओके, सो विल बी प्लॉटिंग द ग्राफ हियर। चलो ग्राफ में हम y एक्सिस पे क्या लेंगे, y एक्सिस पे हम लेंगे 1 बाई लैम्बडा। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते, बहुत टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है ये, 1 बाई लैम्बडा, और x एक्सिस पे हम लेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल VO, राइट। अब आप देखो यहाँ पे आपके पास 5 लैम्बडा के वैल्यू है, उसको इन्वर्स करना पड़ेगा आपको और ग्राफ के ऊपर प्लॉट करना पड़ेगा। सिमिलरली स्टॉपिंग पोटेंशियल का वैल्यूज है, उसको भी ग्राफ के ऊपर प्लॉट करना पड़ेगा। बाय डूइंग दिस योर ग्राफ वुड बी स्ट्रेट लाइन, आपका ग्राफ आएगा स्ट्रेट लाइन। इन्होंने उल्टा प्लॉट किया, बाय VO वर्सेस प्लॉट किया, चलेगा तो भी, चलो। सो योर ग्राफ वुड कम आउट टू बी स्ट्रेट लाइन, और इस ग्राफ का आपको जो भी स्लोप मिलेगा, चलो स्लोप क्या होता है ग्राफ का, तो स्लोप का वैल्यू होता है आपका, स्लोप क्या होता है, स्लोप होता है आपका डिफरेंस ऑफ y बाय डिफरेंस ऑफ x। स्लोप क्या होता है, डिफरेंस ऑफ y बाय डिफरेंस ऑफ, आपका लाइन जो है ना वो स्ट्रेट लाइन आने वाला है, ग्राफ वुड बी स्ट्रेट लाइन जैसे ऊपर जाएगा, ऐसा ग्राफ आएगा आपका। y इंटरसेप्ट पॉजिटिव है नेगेटिव है, y इंटरसेप्ट भी पॉजिटिव है, ऊपर ही टच करेगा ये लाइन, और स्लोप भी पॉजिटिव है, ये y इंटरसेप्ट 5 by hc पॉजिटिव, स्लोप E by hc पॉजिटिव।
तो यहाँ पे इसका जो भी स्लोप आएगा ना, ये स्लोप का वैल्यू क्या होने वाला है आपका ई बाय एच सी होने वाला है। स्लोप क्या होगा ई बाय एच सी, एंड स्लोप इज वाई बाय एक्स। तो आपको क्या करना है, ग्राफ से कोई भी 2 पॉइंट ले लेने हैं आपको, उन 2 पॉइंट के रिलेटेड आपको y का डिफरेंस फाइंड करना है, डेल्टा y। तो ये 1 बाई लैम्बडा है, तो ऊपर होगा आपका 1 बाई लैम्बडा 2 माइनस 1 बाई लैम्बडा 1। कोई भी 2 पॉइंट आप ले लो, जैसे इट इज 0.1, इट इज 0.2। यहां जो वैल्यू होगा वो होगा 1 बाई लैम्बडा 1, और यहां जो वैल्यू होगा वो होगा 1 बाई लैम्बडा 2। तो ये हो गया y का डिफरेंस। सिमिलरली नीचे से x का डिफरेंस लाओ, इज स्टॉपिंग पोटेंशियल 1, स्टॉपिंग पोटेंशियल 2, you get the value of delta x, VO2 minus VO1. So by plotting the graph, you can get the slope delta y by delta x, and slope is equal to e by hc. इसको सॉल्व करके आपको h मिलेगा। स्लोप का जो भी वैल्यू आता है आपका, स्लोप क्या आ जाएगा आपका, डेल्टा y बाई डेल्टा x। आराम से सॉल्व करना, वैल्यू डालना यहां पे, फिर स्लोप कितना हो जाएगा आपका e बाई एच सी। यहां से आपको h मिलेगा, ये जहां पे टच करेगा, इधर जहां पे ये टच करेगा दैट्स एन इंटरसेप्ट, और वो इंटरसेप्ट का वैल्यू क्या होगा, 5 बाई एच सी। तो ये जो वैल्यू आपका आता है, दिस इंटरसेप्ट इज नथिंग बट 5 बाई एच सी। तो यहां से आपको क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। तो इस ग्राफ का जो इंटरसेप्ट आएगा y एक्सिस पे, इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 5 डिवाइड बाई एच सी। तो यहां से आपको 5 लाना है, एंड वंस यू गेट द 5, आपको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी लाना है। तो 5 इक्वल टू क्या होता है, HFO। तो यहां से आपको FO मिलेगा विच इज इक्वल टू 5 बाई एच। तो ऐसा क्वेश्चन बना के दिया इन्होंने, बोलो स्लोप का क्वेश्चन 5 डेटा, रेयर क्वेश्चन है, एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, राइट। नेक्स्ट, वी शुड हैव एन आइडिया करते कैसे है इस क्वेश्चन को। ओके, नेक्स्ट नंबर 29, and the question is the work function of the following metal is given. Some work functions are given. Ayush, what you are doing? 5 मेटल के वर्क फंक्शन दिए हैं। Which of these metal will not give photoelectric effect for this wavelength? तो इस वेवलेंथ का एनर्जी फाइंड करो। से डिस्टेंस से कोई मतलब नहीं है, बिकॉज डिस्टेंस आगे पीछे करने से इंटेंसिटी चेंज होता है। डिस्टेंस पास लाओगे तो इंटेंसिटी बढ़ जाएगा, दूर ले जाओगे तो डिस्टेंस इंटेंसिटी कम हो जाएगा। इंटेंसिटी को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से कोई रिलेशन होता नहीं है। सो व्हाट यू हैव टू फाइंड इज द एनर्जी इन इंसिडेंट रेडिएशन। सो एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज hc बाई लैम्बडा। ये आ जाएगा जूल में, मल्टीप्लाई करो नीचे ही, ये हो गया ev। पुट दिस लैम्बडा किया and you will get the answer of this as 3.75 ev। चलो, इंसिडेंट एनर्जी है 3.75 ev। ये एनर्जी किसके वर्क फंक्शन से ज्यादा है? सो दिस एनर्जी इज मोर देन द वर्क फंक्शन ऑफ सोडियम, चेक करो, एंड वर्क फंक्शन ऑफ पोटाशियम। इन दोनों का वर्क फंक्शन ज्यादा है। तो ये लाइट से इन दोनों में इलेक्ट्रॉन नहीं निकलना है, बट इन दोनों का इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। So you can write here, hence photo emission take place in sodium and potassium. Photo emission take place in sodium and potassium. सोडियम पोटाशियम में इलेक्ट्रॉन एमिट होगा। अगर आप सोर्स को पास या दूर ले जाओगे तो कोई चेंज आने वाला नहीं है, बिकॉज सोर्स को पास या दूर लाने से इंटेंसिटी चेंज होगी। तो अभी भी इन दोनों में से तो इलेक्ट्रॉन निकलना ही नहीं है। इन दोनों के इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकलेंगे इफ यू इंक्रीज द इंटेंसिटी। इंटेंसिटी बढ़ाने से फोटो इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं। सो इफ यू ब्रिंग द सोर्स क्लोजर, this will gives you increase in intensity. That means more photons are emitted, more electrons emitted from sodium and potassium, but no emission take place from this molybdenum and nickel. No emission from MO and Ni take place, right? क्योंकि MO और Ni का वर्क फंक्शन ज्यादा है। आपको जो वेवलेंथ दिया है उसका फोटोन फ्रीक्वेंसी, फोटोन एनर्जी है 3.75।
तो इस सोर्स की मदद से आप इन दोनों में से इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते हो, भले ही सोर्स को कितना भी आगे ले जाओ आप, क्योंकि सोर्स को आगे पीछे करने से इंटेंसिटी बदलता है, इंटेंसिटी बदलने से नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन बदलते हैं, बट जिसमें से इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता है उसमें तो नहीं निकलने वाला है, आप इंटेंसिटी कितना भी बढ़ा लो, राइट। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, एंड योर क्वेश्चन इज नंबर 30। एंड दिस इज, ये क्यों क्रॉप किया वापस मैंने, लाइट इंटेंसिटी इज गिवन I, 10 power minus 5 watt per meter square, falls on a sodium photocell of area is given 2 centimeter square. Assuming that the top 5 layers of sodium absorb the incident energy, ये नया क्वेश्चन है। Estimate time required for photoelectric emission in the wave picture of radiation. The work function for the metal is given to be about 2 eV. What is the implication of your answer? तो याद करो, जब आपने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को वेव पिक्चर से समझाने की कोशिश करी थी तो आपने ऐसा कहा था कि वेव पिक्चर में एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूस होता है, तो जो भी एनर्जी आप सरफेस पे डालोगे वो सारे इलेक्ट्रॉन के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी स्लोली बढ़ती है। तो वही पूछा है कि कितने टाइम के बाद इलेक्ट्रॉन निकलेंगे इफ यू कंसिडर द वेव पिक्चर। Okay, we know that in actual picture energy is not continuous, energy is discrete, photons. एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को लेगा तुरंत ही बाहर आ जाएगा, दैट्स अ रियल थिंग। बट वेव पिक्चर क्या कहता है, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे करके एनर्जी गेन करेगा। लेट्स गेट द आंसर ऑफ दिस। कितने इलेक्ट्रॉन, कितने लेयर मिलके एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहे हैं? 5 लेयर। अब यहाँ पे आपको एरिया पता होना चाहिए और यहाँ पे आपको शायद डेंसिटी भी क्वेश्चन में चाहिए होगा, अदरवाइज यू कैन नॉट सॉल्व इट। Okay, you have to take the atomic area of 10 power minus 20, then only you can solve it. Fine, चलो। तो यहाँ पे आपको एक डेटा जो है वो नहीं दिया है, जो आपको यहाँ पे खुद से यूज करना पड़ेगा। So we write here atomic area। एक एटम का एरिया हम ले लेते हैं अप्रोक्सीमेटली 10 पावर माइनस 20, क्योंकि एटम का रेडियस होता है 10 पावर माइनस 10। तो एरिया जब आप करोगे 4 पाई आर स्क्वायर, तो 10 पावर माइनस 10 का स्क्वायर होता है 10 पावर माइनस 20। तो एक एटम का एरिया आपको गैस करना है 10 पावर माइनस 20 मीटर स्क्वायर। टोटल एरिया आपको दिया हुआ है 2 इंटू 10 पावर माइनस 4, और ऐसे कितने लेयर है? 5 लेयर है। तो यू हैव टू फाइंड आउट टोटल इलेक्ट्रॉन कितने, पहले तो ये फाइंड करना पड़ेगा आपको कि टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं। लेट्स फाइंड आउट। सो वी राइट हियर टोटल इलेक्ट्रॉन इन 5 लेयर्स, टोटल इलेक्ट्रॉन्स इन 5 लेयर्स, लेट्स कॉल इट n, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कितने लेयर है? 5। एक लेयर का एरिया कितना है? 2 इंटू 10 पावर माइनस 4। ये एक लेयर का एरिया है, और हर एक एटम का एरिया क्या है? 10 पावर माइनस 20 डिवाइड करो। एक लेयर का इतना एरिया है, एक एटम का इतना एरिया है, तो एक लेयर में कितने एटम आ जाएंगे? एरिया ऑफ लेयर डिवाइड बाय एरिया ऑफ एटम। Area of layer divide by area of atom करो, you get the number of atom in one layer. There are 5 layers. Multiply by 5, this will be 10 power 17 electrons we have. मतलब आप बेटा जो भी एनर्जी देने वाले हो वो इतने इलेक्ट्रॉन मिलकर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इतने इलेक्ट्रॉन मिलकर वो एनर्जी क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। नाउ लेट्स फाइंड आउट द वर्क फंक्शन इज गिवन 2 eV। तो ये चेक करते हैं एक इलेक्ट्रॉन को कितना एनर्जी चाहिए। एनर्जी नीडेड बाय 1 इलेक्ट्रॉन टू गेट energy needed by 1 electron to come out। कितना एनर्जी दिया है आपको? 2 eV। लेट्स कन्वर्ट दिस टू जूल, लेट्स कन्वर्ट दिस टू जूल। कितना आ जाएगा? 2 इंटू 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 जूल, 3.2 इंटू 10 पावर माइनस 19 जूल। बेटा ये एक इलेक्ट्रॉन को चाहिए, ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन है? ये रहे। तो टोटल एनर्जी आपको कितना चाहिए? देयरफॉर टोटल एनर्जी नीडेड फॉर एनी इलेक्ट्रॉन्स, तो एक इलेक्ट्रॉन को चाहिए 3.2 इंटू 10 पावर माइनस 19 जूल, और ऐसे हमारे पास 10 पावर 17 इलेक्ट्रॉन है।
कितने इलेक्ट्रॉन है ऐसे हमारे पास 10 पावर 17। तो टोटल आपको एनर्जी रिक्वायरमेंट है 3.2 इंटू 10 पावर -2 जूल। इतना आपको टोटल एनर्जी का रिक्वायरमेंट है, राइट। पहले हमने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड किए 5 लेयर में, फिर हमने फाइंड किया कि एक इलेक्ट्रॉन को इतना एनर्जी चाहिए जो क्वेश्चन में दिया है। टोटल इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई किया, यू गॉट कि आपको इतना एनर्जी आपको चाहिए टोटल। नाउ यू द पावर गिवन इन द क्वेश्चन। अभी तक हमने पावर यूज किया नहीं है, तो पावर दिया है आपको, कितना पावर है 10 पावर -5 वाट पर मीटर स्क्वायर, राइट। सो वी राइट हियर टोटल एनर्जी इंसिडेंट। पावर क्या होता है, पावर इज इक्वल टू एनर्जी बाई टाइम। ये आपको ना वाट पर मीटर स्क्वायर दिया है, मतलब आपको दिया है इंटेंसिटी। चलो इसको नेक्स्ट पेज पे ले चलते हैं। यू हैव इंटेंसिटी गिवन इन द क्वेश्चन। क्या होता है इंटेंसिटी, पावर डिवाइड बाय एरिया। इंटेंसिटी क्या होता है, पावर डिवाइड बाय एरिया। कितना दिया है आपको इंटेंसिटी, 10 पावर -5। इंटेंसिटी दिया है आपको 10 पावर -5। पावर क्या होता है, एनर्जी बाय टाइम इंटू एरिया। एनर्जी बाय टाइम इंटू एरिया, राइट। हाउ मच एनर्जी यू आर रिक्वायरिंग, कितना एनर्जी आपको चाहिए, 3.2 इंटू 10 पावर -2। इतना आपको टोटल एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, राइट। सो वी रिक्वायर दिस 3.2 इंटू 10 पावर -2 जूल। ओके, टाइम हमें पता नहीं है, एरिया दिया था 2 इंटू 10 पावर -4 एंड दिस इज 10 पावर -5। लेट्स सॉल्व इट। कितना आएगा, टी इक्वल टू हो जाएगा आपका 1.6, ये 10 पावर -9 ऊपर आ जाएगा 10 पावर 7 सेकंड। इसको साल में कन्वर्ट करोगे ना, अप्रोक्सीमेटली आएगा 0.5 ईयर। मतलब इलेक्ट्रॉन को निकलने में आधा साल लग जाएगा। कितना साल लग जाएगा, इलेक्ट्रॉन को आधा साल निकल जाएगा वेव पिक्चर के हिसाब से। वेव पिक्चर के हिसाब से लाइट इंसिडेंट कराने के बाद आपको आधा साल वेट करना पड़ेगा, तब जाके इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। डू यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। यू आर गिवन विद द पावर, इंटेंसिटी दिया था। इंटेंसिटी क्या होता है, पावर बाय टाइम। पावर क्या होता है, एनर्जी बाय टाइम। सॉरी, इंटेंसिटी इज पावर बाय एरिया, पावर इज एनर्जी बाय टाइम इनटू एरिया। एरिया दिया है क्वेश्चन में, टाइम फाइंड करना है। यू हैव टू फाइंड आउट एनर्जी, कितना एनर्जी चाहिए आपको टोटल। तो एक इलेक्ट्रॉन का एनर्जी आपको दे दिया था क्वेश्चन में 2 eV। लेट्स फाइंड आउट 5 लेयर में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। मल्टीप्लाई बोथ ऑफ देम, यू गेट द टोटल एनर्जी। विद दिस टोटल एनर्जी हियर सिंपलीफाई एंड गेट द टाइम। इतना टाइम चाहिए आपको, राइट। तो इतना टाइम तक तो कोई वेट करता नहीं है। Thus it is implied that the wave theory cannot be applied। तो हमने यही लिखा था ना, but emission is instantaneous, but emission of electron is instant। इसका मतलब वेव थियरी कैन नॉट एक्सप्लेन दी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। वेव थियरी कैन नॉट एक्सप्लेन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। वेव थियरी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सप्लेन नहीं कर सकता है। कौन सा क्वेश्चन पे आए हम, 31 पे आए। नेक्स्ट, सी द नेक्स्ट वन एंड योर क्वेश्चन इज crystal diffraction experiment can be performed using X-rays or electron accelerated through the appropriate voltage. Which probe has greater energy? इसकी एनर्जी ज्यादा है। Take the wavelength of the probe equal to 1 angstrom, which is of the order of interatomic spaces in the lattice। मैंने आपको मास दिया, तो इस क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है आपको, एनर्जी फाइंड करनी है ना। बट दिया ही क्या है इस क्वेश्चन में आपको,
चलो ओके सर, यहाँ पे आपको दो चीजें दिया है. क्रिस्टल डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट, इट कैन बी डन बाय यूजिंग आइदर एक्सरे, एक्सरे जिसका वेवलेंथ है 10 पावर माइनस 10 मीटर. या तो आप एक्सरे यूज कर सकते हो जिसका वेवलेंथ है 10 पावर माइनस 10 मीटर, या फिर आप यूज कर सकते हो इलेक्ट्रॉन जिसका वेवलेंथ है, यू कैन यूज इलेक्ट्रॉन जिसका भी वेवलेंथ है 10 पावर माइनस 10 मीटर. आपको बताना है दोनों में से किसका एनर्जी ज्यादा होगा. एक्सपेरिमेंट में या तो आप एक्सरे यूज करो इतने वेवलेंथ का, या तो आप इलेक्ट्रॉन यूज करो इतने वेवलेंथ का. दोनों में से एनर्जी किसकी ज्यादा होगी. तो एक्सरे क्या होता है, वेव. वेव का एनर्जी क्या होता है, एच सी बाई लैम्बडा. फाइंड कर लेना यहाँ पे आंसर. इलेक्ट्रॉन क्या होता है, पार्टिकल. पार्टिकल का वेवलेंथ, कौन सा कंसेप्ट यूज करेंगे, डी ब्रोगली. क्या कहता है डी ब्रोगली. डी ब्रोगली कंसेप्ट सेज लैम्बडा इक्वल टू एच अपन अंडर रूट 2m k, इफ यू रिमेंबर द फॉर्मूला डायरेक्टली इन फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी. इसको सॉल्व करके यहां से k निकाल लेना, एच स्क्वायर डिवाइड बाई 2m लैम्बडा स्क्वायर. फाइंड कर लेना इसका एनर्जी कितना आ रहा है, कंपेयर बोथ ऑफ देम. तो क्वेश्चन में या तो एक्सपेरिमेंट में आप वेव यूज करोगे 10 पावर माइनस 10 वेवलेंथ का, या इलेक्ट्रॉन बीम यूज करो 10 पावर माइनस 10 वेवलेंथ का. दोनों का आपको एनर्जी बताना है किसका एनर्जी ज्यादा होगा. तो वेव का एनर्जी एच सी बाई लैम्बडा डायरेक्टली, इलेक्ट्रॉन का एनर्जी डी ब्रोगली से आप फाइंड कर सकते हो बिकॉज ऑफ वेवलेंथ इज गिवन. अगला सवाल 32. Next, I'm going to finish it today. Obtain the de Broglie wavelength. बस बेटा हो गया. Obtain the de Broglie wavelength. 5 ही है, 7 ही है, ले चलो. Obtain the de Broglie wavelength. de Broglie wavelength फाइंड करना है of न्यूट्रॉन ऑफ द सेम काइनेटिक एनर्जी 150 eV. तो भाई न्यूट्रॉन का वेवलेंथ फाइंड करना है ना. न्यूट्रॉन क्या होता है, पार्टिकल. न्यूट्रॉन क्या होता है, पार्टिकल. काइनेटिक एनर्जी इज गिवन 150 eV. एनर्जी दिया है 150 eV. एज यू हैव सीन इन एक्सरसाइज, एन इलेक्ट्रॉन बीम of this energy is suitable for crystal diffraction experiment. Would a neutron beam of the same energy be equally suitable? हमने आगे क्रिस्टल डिफ्रैक्शन में इलेक्ट्रॉन बीम यूज किया, क्या न्यूट्रॉन बीम यूज करा जा सकता है. सो वी हैव द डी ब्रोगली वेवलेंथ फार्मूला लैम्बडा इक्वल टू एच अपन अंडर रूट 2m के. मास ऑफ न्यूट्रॉन डाल देना, ये काइनेटिक एनर्जी जो तो आपको न्यूट्रॉन का दिया है काइनेटिक एनर्जी, वेवलेंथ फाइंड करेंगे लैम्बडा इक्वल टू एच अपन अंडर रूट 2m के. जैसे आप इसको सॉल्व करोगे न्यूट्रॉन के लिए आपको वेवलेंथ का वैल्यू मिलेगा 32 है ना. 32 में आपको न्यूट्रॉन का वेवलेंथ मिलने वाला है यहाँ पे 2.33 इंटू 10 पावर माइनस 12. 2.33 इंटू 10 पावर माइनस 12 मीटर. इसको आप एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करोगे तो 0.0233 इंटू 10 पावर माइनस 10 होगा. दैट वुड बी 0.0233 एंगस्ट्रॉम. यह आ गया आपका वेवलेंथ ऑफ न्यूट्रॉन. अब जो इंटर एटॉमिक स्पेसिंग होता है, इंटर एटॉमिक स्पेसिंग होता है ऑफ द ऑर्डर ऑफ 1 एंगस्ट्रॉम, जो आगे दिया था 10 पावर माइनस 10 मीटर. और इसका वेवलेंथ बहुत छोटा है 1 एंगस्ट्रॉम से, तो ये बीम आप यूज नहीं कर सकते. ये बीम आपके कोई काम का नहीं है. सो वी राइट हियर इंटर एटॉमिक स्पेसिंग इज, क्वेश्चन तो 2 पार्ट है. इंटर एटॉमिक spacing is of 1 angstrom, hence this cannot be used. This beam is of no use. This beam is of no use. ये beam कोई काम का नहीं रह जाएगा. ओके, ये A पार्ट है. इसका B पार्ट क्या है.
कितने क्वेश्चन है टोटल? 37 ही है, तो गिनती नहीं आती। 9 बाकी क्या तेरे तो 7 कैसे बाकी होता है? गिन 33, 34, 35, 36, 37। चलो, obtain the wavelength associated उत्सव फेस्टिवल। obtain the deep Broglie wavelength associated with thermal neutron at room temperature 27 degree, hence explained by a fast neutron beam needs to be thermalized with an environment before it can be used for neutron diffraction experiment। इंजन इसका वेवलेंथ फाइंड करना है आपको। टेम्परेचर दिया है आपको 27 डिग्री सेल्सियस। एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? एनर्जी का फॉर्मूला होता है 3/2 केबीटी। कल भी तुम्हारी परीक्षा ली थी। केबी क्या होता है? 1.38 इंटू 10⁻⁻23। टेम्परेचर है 300 केल्विन। चलो इसको रखते ही आपको न्यूट्रॉन का एनर्जी मिल जाएगा। जो भी एनर्जी आएगा आपका जूल में। Then you find the wavelength lambda equal to h upon under root of 2m। k लिखो या e लिखो। इसको सॉल्व करते हैं आपका आंसर आ जाएगा 1.45 इंटू। बेटा जल्दी जाना है घर। हाँ तो बैठो मस्त, मुझे तो मजा ही आ रहा है। अब देखो जैसे आपने इलेक्ट्रॉन को ठंडा किया 10⁻⁻, आपको तब जैसे इलेक्ट्रॉन को 27 डिग्री पे ले आए, 27 पे लाने के बाद जब आपने न्यूट्रॉन का एनर्जी फाइंड किया, एनर्जी वेवलेंथ फाइंड किया, तो आ गया एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर में, जो क्रिस्टल स्पेसिंग का डिस्टेंस होता है। तो जब इलेक्ट्रॉन को आपने एक्सेलरेट किया था आगे वाले क्वेश्चन में 150 वॉल्ट पे, तो उसका वेवलेंथ बहुत कम था। जब आपने उसको ठंडा करके 27 डिग्री पहुंचाया, तब वेवलेंथ 1.45 एंगस्ट्रॉम आ गया। एंड दिस इज सुटेबल फॉर द क्रिस्टल डिफ्रेक्शन मेथड, क्योंकि ये वेवलेंथ आपका जो है वो क्रिस्टल स्पेसिंग के बहुत ही पास है। दिस वाज अ क्वेश्चन, राइट? नेक्स्ट अभी मस्त क्वेश्चन आएगा, फाइंड द डीप ब्रोगली वेवलेंथ, ऐसा पूछा होगा। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूजेस, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का क्वेश्चन है। वोल्टेज दिया है आपको 50 किलोवाट। 50 किलोवाट इज 50 into 10⁻³ वोल्ट। वेट, डिटरमाइन द डी ब्रोगली वेवलेंथ। क्या फॉर्मूला यूज करेंगे? लैम्बडा इक्वल टू h अपॉन अंडर रूट ऑफ 2mAv। सॉल्व करना, द आंसर वुड बी 5.5 into 10⁻⁻12 मीटर। ये आपका आंसर आ जाएगा। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है। तो फिर चिल्ला कर रहता हूं खाली खाली। कोई काम का फोन नहीं था। ओके, हाउ डज द रिजॉल्विंग पावर ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज कंपेयर विद दैट ऑफ द ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप ऑफ येलो लाइट? ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का वेवलेंथ है, इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ है। येलो कलर का वेवलेंथ होता है, येलो कलर का वेवलेंथ होता है करीब 5.5 into 10⁻⁻7 मीटर। अब आप वेव ऑप्टिक्स चैप्टर में सीखोगे कि रिजोल्यूशन इज inversely proportional to wavelength. Resolution is inversely proportional to wavelength. This you will learn in the wave optics chapter. So we write here resolution for electron microscope divided by resolution of yellow light. It is equal to lambda for yellow divide by lambda for electron. Take the ratio of both of them. आंसर आएगा 10⁻5। मतलब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का रिजोल्यूशन 10⁻5 टाइम ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ऑब्जेक्ट को 10⁻5 टाइम ज्यादा मैग्नीफाई करेगा, रिजोल्व करके आपको दिखाएगा। नेक्स्ट, सारी एक्सरसाइज कितनी बार? एक बार। वीडियो खत्म करना, दैट्स द पॉइंट। ओके, बाकी तो कब से जाने दो तुमको। ये वीडियो वापस घर में चालू नहीं करने वाला। चलो नेक्स्ट, अटेंशन, द वेवलेंथ ऑफ द
wavelength of the probe is roughly measure of the size of structure that it can probe in some detail. Important data निकालते हैं. The quark structure of the proton and neutron appear at the minute length scale of 10 power minus 15 meter or less. This structure was first probed in the early 1970s using the high energy electron. कितना लिखा है आपने? Guess what might have been the order of energy of this electron beam? Rest mass of the electron is rest mass energy of electron is 0.511 MeV. An important statement is what might have been the order of energy of these electron beams. The rest mass energy of electron is given, which is 0.511. Question number 34. Okay, तो पूरा नया ही क्वेश्चन है. चलो So what is given to you? आपको जो मेजरमेंट करना है उसका स्केल क्या है? 10 पावर माइनस 15 मीटर है. तो यही बोल रहे हैं बेटा. यहाँ पे आकर 2 घंटे लेक्चर तो पता चल जाएगा, है ना? ओके. So we have the wavelength given 10 power minus 15 meter. The question is, what might have been the order of total energy of this electron beam? Total energy क्या होगा आपको बताना है. तो पहले ना wavelength of energy find कर लो by using the de Broglie formula. So as per the de Broglie formula, okay, de Broglie formula lambda equal to h by p. On solving this, p would be equal to 6.626, that is 6.63 into 10 power minus 19 Newton into second. पहला स्टेप आपको मिला मोमेंटम. The first step is momentum. Now you have the rest mass energy 0.111 MeV. You have the rest mass energy. Rest mass energy equal to रेस्ट मास एनर्जी होता है mo इंटू सी स्क्वायर. रेस्ट मास एनर्जी इज mo इंटू सी स्क्वायर. आइंस्टाइन फॉर्मूला mc स्क्वायर से रेस्ट मास एनर्जी, और इसका वैल्यू दिया है आपको 0.511 eV. जूल में कन्वर्ट करोगे दिस विल बी 0.511 इंटू 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 जूल. ओके. अब एक नया फॉर्मूला यहां पे आ रहा है. Energy for relativistic theory. Energy for relativistic theory. तो ये मुंह बंद करके बैठो, मैं तो निकला है. चलो मैं बंद कर रहा हूँ कैमरा को, जिसको निकाल. ओके, तो एनर्जी ऑफ द रिलेटिविस्टिक थियरी इज गिवन बाय A is given by E square is equal to, पूरा नया फॉर्मूला, ऐसा कुछ बुक पे नहीं है. P square C square plus mo C square C raised to 4. ऐसा थियरी है. फॉर्मूला E square equal to P square C square plus mo square C raised to 4, right? And this would be आपका E square का वैल्यू आने वाला है कुछ 9 into, हमने बेसिकली इस पार्ट को इग्नोर कर दिया है क्योंकि यह वैल्यू बहुत छोटा है. उस पार्ट को इग्नोर किया. वैल्यू इज वेरी स्मॉल. नाउ टेक अंडर रूट. योर आंसर इज 1.24 into 10 power 9 eV. ओके, ये e स्क्वायर का वैल्यू है. देन आई विल टेक द अंडर रूट फॉर दिस. अंडर रूट करोगे तो आपका e आ जाएगा. सो e वुड बी इक्वल टू 1.24 into 10 power 9 eV में आएगा. दैट इज मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट. 1.24 बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट. दिस वाज द क्वेश्चन. दो एनर्जी थे. ये मोमेंटम का एनर्जी p स्क्वायर c स्क्वायर, रेस्ट मास का एनर्जी mo स्क्वायर c रेज़ टू 4 जो आपको यहाँ पे दिया था. रेस्ट मास एनर्जी mo c स्क्वायर आपको यहाँ पे दिया था. उस पार्ट को आपको इग्नोर करना था.
चलो अगला क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड होगा तो मैं नहीं कराऊंगा, कल कर दूंगा, सिंपल होगा तो कर लेंगे। कौन सा क्वेश्चन आएगा? चलो let's start.